आपसे मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आपको कंप्लीट टीचिंग मेथड करा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने ये डिमांड थी कि सर एक टीचिंग मेथड का भी लेक्चर हो जाए जिससे हम वो भी आपसे मेरे को कॉन्फिडेंटल कर पाए। तो मैं आपको टीचिंग मेथड में वो सारे लॉजिक बता रहा हूँ जो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर वो याद होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंप्लीट टीचिंग मेथड के अंदर ये 5 ऐसे टॉपिक है जो आपके क्लियर होने ही चाहिए, बिकॉज जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा देता है। एक ब्लूम की टैक्सोनॉमी, आप हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ योजना, बोलो शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन के तकनीकी गुण और उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। अभी मैं आपको 1 घंटे के अंदर ये 5 यूनिट तैयार करा दूंगा और अगर आपने अच्छे से सुन लिया और समझ लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आज तक भी याद नहीं हुआ है तो मैं सारी चीज़ें याद करा दूंगा, क्लियर। और जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हम आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण, बोलो आपसे में कोई इन विधियों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में ज्ञात से अज्ञात आएगा, किस में अज्ञात से ज्ञात आएगा, कुछ पता नहीं चलता सर इनका क्या सॉल्यूशन है। तो मैं आपको एक ट्रिक लॉजिक बताऊंगा कि हमेशा हमेशा कैसे याद रखा जा सकता है, क्लियर। और आपसे मैं को ब्लूम की टैक्सोनॉमी कैसे याद रख सकते हैं, बोलो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूं। और उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, जब तक इन वर्डों का फंडा क्लियर नहीं होगा आप आंसर नहीं दे पाएंगे। बात समझो ना। तो मेरे कहने का मतलब है आज मैं आपको ये 5 टॉपिक क्लियर कर रहा हूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा, बोलो आपसे बीएस ब्लूम की आपसे मैं कहूँ टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह के एम होते हैं। एक एजुकेशन एम होता है, एक टीचिंग एम होता है। मेरी बात को समझना, मैं आपसे कह रहा हूं एक होता है शिक्षण उद्देश्य, एक होता है शैक्षणिक उद्देश्य। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है आपसे मैं कहूँ बीएस ब्लूम ने, मैंने कहा किस उद्देश्य के लिए दी गई है, शिक्षण उद्देश्य। आपसे मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना, एजुकेशन एम, आपसे मैं कह रहा हूं एजुकेशन, मैंने कहा एम, ठीक है। बोलो के लिए आपसे मैं कह रहा हूं के लिए, बोलो आपसे मैं कहूँ यह टैक्सोनॉमी आपसे मैं कहूँ दी है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी एजुकेशन एम के लिए, न कि टीचिंग एम के लिए। किसके लिए? एजुकेशन एम के लिए, क्लियर, शैक्षणिक उद्देश्य के लिए। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि आपसे मैं कह रहा हूं इस टैक्सोनॉमी में मैंने कहा 3 तरह के उद्देश्य हैं। एक है बोलो ज्ञानात्मक, एक क्या है बोलो ज्ञानात्मक, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक है भावात्मक, बोलो भावात्मक, और एक है आपका क्रियात्मक, ठीक है। एक क्या है बोलो क्रियात्मक। अच्छे से समझाता हूं, मेरे कहने का मतलब है ये होता है बोलो कॉग्निटिव, आपसे मैंने कहा बोलो ये होता है इफेक्टिव, और ये होता है साइकोमोटर। क्या होता है बोलो साइको, आपसे मैं कह रहा हूं मोटर। ओके, अब मेरे कहने का मतलब है, इसका मतलब हुआ कि यहां से मैंने सी लिया, यहां से ए हुआ और यहां से पी हुआ। इसका मतलब पहले तो हम ये ध्यान से समझ सकते हैं कि कितने उद्देश्य की बात करी है, बोलो CAP, कैप से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या बता रहा हूं, बोलो CAP यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बोलो साइकोमोटर। वैसे ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक पता रहते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं अगेन ट्रिक की कहां जरूरत पड़ी, एग्जाम में क्या आता है कि वास्तव में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें पहले क्या बताया गया, फिर क्या बताया गया और फिर क्या बताया गया। तो जनरली हम ज्ञानात्मक क्रियात्मक भावात्मक बोल देते हैं, लेकिन आपको इस केप से ध्यान रहेगा कि वास्तव में पहले आपसे मैं कह रहा हूं 1956 में मूल रूप से बीएस आपसे मैं को ब्लूम ने बोलो आपसे मैं को ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बताया था। बाद में इसका सहयोगी था, उसने 1964 के अंदर बोलो करथवाल जिसका नाम था,
उसने बोलो भावात्मक पक्ष के बारे में बताया था। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ज्ञानात्मक पक्ष। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? भावात्मक पक्ष। और क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर एस्पेक्ट जो है उसके बारे में मैंने कहा 1969 के अंदर आपसे मैं कह रहा हूं सिम्पसन, आपसे मैं कह रहा हूं ये अगेन बीएस ब्लूम का सहयोगी था, उसने बताया था। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी एजुकेशन एम के लिए है, बोलो आप शिक्षण उद्देश्य के लिए दी गई है, जिसमें कितने पक्ष बताए हैं? 3 बताए हैं, एक ज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक क्रियात्मक। और मैंने कहा कि आपको पहले ज्ञानात्मक एस्पेक्ट बताया गया, फिर भावात्मक एस्पेक्ट बताया गया और फिर आपको क्रियात्मक एस्पेक्ट बताया गया। क्लियर? और मैंने कहा आपको केप से आप ठीक से ध्यान रख सकते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। 1956, 1964 और आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा 1969। ये बीएस ब्लूम ओरिजिनल रूप से सहयोगी करथवाल, आपसे मैं कहूं सहयोगी कौन है? करथवाल। और ये कौन है? सिम्पसन। क्लियर? ओके। अब आपसे हम बात करते हैं कि आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान हमारा किससे संबंध होता है? बोलो हेड से। तो इसका मतलब हुआ ये हमारे किससे संबंध रखती है? मतलब जो इस तरह से गांधी जी ने 3 एच बताए थे, उन्हीं एच के बारे में मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, हेड से। बात समझ में? पहला एच। क्लियर? मैंने कहा भाव हमेशा दिल से ग्रहण किए जाते हैं, मतलब ये अगेन एच किया है यहां पर, बोलो हार्ट। क्लियर? और मैंने कहा कार्य, क्रिया हमेशा हाथों से की जाती है, तो एच मतलब क्या है? बोलो हैंड। बोलो बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रिपल एच में हेड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं हार्ट और हैंड, बोलो ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ज्ञानात्मक के अंदर बीएस ब्लूम ने जो आपको स्टेप्स बताई है उनका ऑर्डर पता होना चाहिए। बोलो आपसे मैं कहूं सबसे पहले क्या बताया, फिर क्या बताया, फिर क्या बताया। क्लियर? जैसे मैंने कहा इसमें पहला है ज्ञान, बोलो पहला क्या है? ज्ञान। फिर क्या है? बोलो अवबोध, आपसे मैं कहूं अवबोध। ठीक है? अवबोध बोलूं, बोध बोलूं, एक ही बात है, अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या होता है? बोलो ज्ञानो उपयोग। क्लियर? ज्ञानो उपयोग। आपसे मैं कहूं फिर क्या आता है? बोलो विश्लेषण। क्या आता है? विश्लेषण। फिर क्या आता है? संश्लेषण। क्या आता है? संश्लेषण। और सबसे लास्ट में क्या आता है? मूल्यांकन। ठीक है? ये आपसे बीएस ब्लूम ने बताए हैं। ठीक है? सबसे पहले ज्ञान, फिर अवबोध, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कैसे याद रख सकते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि पहला जो हमारा ज्ञानात्मक है, आपसे मैं कह रहा हूं अगर सपोजेड मुझे कभी कोई भी नोट्स बनाने हैं, बात समझना, तो सबसे पहले मुझे उस चीज का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। फिर मेरे वो समझे हुए होने चाहिए, फिर मेरा कभी ना कभी उसका उपयोग किया हुआ होना चाहिए, फिर कभी ना कभी मेरे को उसका विश्लेषण किया हुआ होना चाहिए, और तभी मैं उसका संश्लेषण कर सकता हूं और मैं बाद में मूल्यांकन कर सकता हूं। संश्लेषण का मतलब है जो अलग अलग भाग है उनको मैं एक कर सकता हूं, और मूल्यांकन का मतलब है जो मैं नोट्स बनाना चाह रहा था वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप बीएस ब्लूम का आपको जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसकी स्टेप्स को एक कुछ ना कुछ आइडियाज क्रिएट करके बनाओ। जैसे मैंने कहा इसमें मैंने एक आइडिया क्रिएट किया कि मुझे नोट्स बनाने हैं, बोलो बात समझ में आए? तो मुझे सबसे पहले क्या चीज पता होना चाहिए? जिस टॉपिक का, जिस यूनिट का, जिस मैटर का मैं नोट्स बनाने वाला हूं, मुझे सबसे पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, ज्ञान के साथ साथ वो मेरे समझे हुए होने चाहिए। तीसरी बात, समझे हुए होने के साथ कभी ना कभी मेरा उसका प्रयोग किया हुआ होना चाहिए। क्लियर? ज्ञान उपयोग किया हुआ होना चाहिए। फिर आपसे मैं कहूं उनको अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ होना चाहिए, तभी मैं उनको आपसे मैं कहूं इकट्ठा कर पाऊंगा और बाद में उनका मूल्यांकन कर पाऊंगा कि वास्तव में वो मैंने सही बना है कि नहीं बनाया है। इधर आ जाते हैं हम नंबर 2, भावात्मक, इफेक्टिव। मैंने कहा करतवाल क्या कहता है कि बोलो ये दिल से संबंध है, बात समझ, भाव से। अब मैंने कहा इसके भी बोलो स्टेप से जो याद रखना पड़ता है, तो मैंने कहा कैसे याद रखेंगे? तो बात जब दिल की आती है
तो अक्सर आपने देखा दिल टूट जाया करता है। बोलो आपसे लोग धोखा दिया करते हैं, या आपसे मेरे को सपोजेड किसी ने धोखा नहीं दिया लेकिन किसी ने आपको बोल दिया कि आपका दोस्त धोखेबाज है। बात समझ में आए? तो आपसे मैं कह रहा हूं इसी से आपके दिल पे इफेक्ट पड़ता है। इसी से आपके किस पे पड़ता है? बोलो दिल पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी स्टेप्स को जानने के लिए हमें एक माइंड के अंदर एक पिक्चर लेके चलनी पड़ेगी, ट्रिक हमें लेना पड़ेगा। जैसे मैंने लिया दोस्त धोखेबाज है, दोस्त धोखेबाज है। बोलो बात समझ में? मैंने लिखा दोस्त धोखेबाज है। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा सबसे पहले हम तो मस्त हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि दोस्त धोखेबाज है? तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं से क्या होगा? ग्रहण होगा, या क्या होगा? बोलो आग्रहण होगा। क्लियर? कहीं से हमें पता चलेगा। बोलो बात समझ में? यानी हमें दोस्त धोखेबाज है, ये हमें कहीं ना कहीं से कैसे होगा? बोलो गेन होगा। अच्छा, उसके बाद जैसे ही पता चला दोस्त धोखेबाज है, ऐसा ग्रहण आपको हुआ, तो आपकी तुरंत क्या होगी? बोलो अनुक्रिया होगी। क्या होगी? बोलो अनुक्रिया होगी। बोलो बात समझ में? क्या आपसे मैं करूं अनुक्रिया करोगे कि वास्तव में आपसे मैं करूं ये जो मुझे सुनने में आ रहा है, बोलो आपसे मैं करूं तुरंत आपकी अनुक्रिया होगी कि यार दोस्त धोखेबाज कैसे हो सकता है? इतने बोलो आपसे मैं कह रहा हूं सालों से मेरा दोस्त है। क्लियर? फिर आपका क्या होगा? बोलो आंकलन। आपसे मैं करूं आप आंकलन करोगे कि वास्तव में मेरा दोस्त मुझे धोखेबाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपसे मेरे को पहले तो आपने कोई चीज ग्रहण किया, फिर आपने अनुक्रिया की। क्लियर? वो अनुक्रिया उस समय एग्रेसिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन देन आफ्टर लॉट ऑन आपसे मैं कहूं लेट ऑन आप क्या करोगे? बोलो आंकलन करोगे। क्या करोगे? आंकलन। और आपसे मैं कह रहा हूं जब आप आंकलन करोगे तो डेफिनेटली आपका क्या होगा? संप्रत्ययकरण होगा। कुछ न कोई आपका बोलो कॉन्सेप्ट जरूर बनेगा, और जब कॉन्सेप्ट बनेगा तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा? संगठन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, और तभी क्या होगा? बोलो चरित्र का निर्माण होगा कि वास्तव में दोस्त धोखेबाज है कि नहीं है। बोलो बात समझ में? तो मैंने आपको भावात्मक के स्टेप बताए। पहला क्या बताया? बोलो ग्रहण। फिर क्या बताया? अनुक्रिया। फिर क्या बताया? आंकलन। फिर क्या बताया? संप्रत्ययकरण। फिर क्या बताया? संगठन। और फिर क्या बताया? चरित्र निर्माण। बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर भावात्मक का सबसे अंतिम पद कौन सा होता है? चरित्र निर्माण होता है। क्लियर? इसका अंतिम पद कौन सा होता है? मूल्यांकन होता है। फिर आ जाते हैं क्रियात्मक पक्ष। मैंने कहा साइकोमोटर की बात करते हैं, तो 1969 के अंदर सिम्पसन ने आपसे मेरे को इसकी स्टेप्स बताई। अब मैंने कहा बात जब हैंड की है और क्रिया की है, तो आपसे मेरे को इसमें अभी हमें कुछ ना कोई लॉजिक सोचना पड़ेगा जिससे कि हम काम कर सके। जैसे मैंने ट्रिक सोचा कि आपसे मैं करूं मुझे बोलो बाइक सीखनी है, कोई भी ये सोचे कार चलाना सीखना है, तो डेफिनेटली वो एक क्रिया हुई। तो मैंने कहा किसी स्टूडेंट ने क्या सोचा? बाइक आपसे मेरे को सीखना है। ठीक है? बोलो सीखना है। बोलो बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले क्या होगा? नंबर 1 बोलो सिम्पसन कहता है किसी भी क्रिया को करने के लिए सबसे पहले तो आपके क्या होना चाहिए? उद्दीपन। आपसे मैं कह रहा हूं आपके कहीं ना कहीं से स्टिमुलेशन आना चाहिए कि मुझे ये सीखना, ये क्रिया करनी है। क्लियर? और जब उद्दीपन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना। क्लियर? जब उद्दीपन आएगा तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? आपसे मैं कहूं जब उद्दीपन आएगा कि मुझे एक बाइक सीखना है, उद्दीपन कैसे भी आ सकता है, किसी को देख के आ सकता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं आपको सोच के आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। क्लियर? अगर कार्य करोगे, सपोज आपने उद्दीपन आया मुझे बाइक सीखना है, बाइक पे बैठ गए और आपने चालू किया, तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो नियंत्रण करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। कब मुझे ब्रेक लगाना है, कब मुझे बोलो गेयर लगाना है, तो आपसे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लियर? और जब आप नियंत्रण कर लोगे तो साथ के साथ आपको समायोजन भी करना पड़ेगा कि आसपास चल रहे उनका भी ध्यान रखना है। बोलो आप समय को, क्योंकि आपको कंट्रोल तो आपने कर लिया लेकिन आसपास वालों का भी ध्यान रखना है। समायोजन। और जब समायोजन कर लोगे तो आपसे क्या होगा? बोलो मैंने कहा स्वभावीकरण। और आप समय को वो स्वभाव में आ जाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा? आदत निर्माण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो आदत निर्माण। आई होप आपको फर्स्ट लॉजिक बीएस आपका बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में
कैसे याद रख सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता, मैंने आपको बोला 10 मिनट के अंदर पूरा ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ा दी। और अगर ये याद है, एक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आए और आपका गलत हो जाए। क्लियर? आ जाते हैं अपन सेकंड लॉजिक पे। बात समझ में? सेकंड लॉजिक मैंने कहा आपको, आपसे मैं कह रहा हूं BF, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा आपको हर्बर्ट, ठीक है, बोलो हर्बर्ट, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा हर्बर्ट की पाठ पंचपदीय, मैंने कहा पंचपदीय आपसे मैं को योजना, ठीक है, पंचपदीय पाठ योजना, ठीक है, पाठ योजना बहुत पॉपुलर है। आपसे मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि बोलो आपसे मैं को BF हर्बर्ट, ठीक है, BF हर्बर्ट ने क्या था, बोलो 4 सिद्धांत दिए थे। बोलो क्या दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे। बोलो बात समझ में आए? अब आपसे मैं को वो सिद्धांत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। क्लियर? और BF हर्बर्ट की बातों को ज्यादा किसी ने बोला आपसे मैं को ध्यान नहीं दिया। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं, आपसे मैं कह रहा हूं इसके बोलो 3 शिष्य थे। कितने थे? 3 शिष्य थे। बोलो एक था रायन, एक था बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जीलर, बोलो और एक था मैंने कहा हर्बर्ट स्पेंसर। बोलो हर्बर्ट, मैंने कहा स्पेंसर, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं स्पेंसर। ये 3 इसके क्या थे? शिष्य थे। क्लियर? इन्होंने क्या किया, अपने सर के जो सिद्धांत थे उन्हीं सिद्धांतों से बोलो आपसे मैं को पाठ योजना के पद बनाए। क्लियर? क्या बनाए? बोलो पाठ योजना आपसे मैं कह रहा हूं के पद बनाए। बोलो बात समझ में? 5 पद बनाए। सबसे पहले आपसे मैं कह रहा हूं क्या बनाया? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण। आपसे मैं कह रहा हूं पहला सिद्धांत स्पष्टीकरण का सिद्धांत था, उसी के 2 पद बनाए। ये दोनों पद बनाने का श्रेय बोलो जीलर को जाता है। किसको जाता है? जीलर ने। बोलो बात समझ में? अब जो रायन था उसने एक पद बनाया जिसका नाम उद्देश्य कथन रखा। क्लियर? ये किसका था? बोलो रायन का। लेकिन इसको स्वीकृति नहीं दी गई और इसको किसके अंदर ही इंक्लूड मान लिया जाता है? प्रस्तावना के अंदर। इसलिए जब भी आपसे मेरे को आपने बीएड दी होगी तो आप जब फाइल बनाते हो तो प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन लिखते हो। तो ये जो उद्देश्य कथन है वो एक्चुअली किसने दिया है? रायन ने दिया है। बोलो बात समझ में? और ये दोनों किसने दिए हैं? बोलो जीलर ने। और उसके बाद मैंने कहा व्यवस्था, आपसे मैं कहूं तुलना, और मैंने कहा यहां पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा तुलना और सामान्यकरण, या आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो मैंने कहा, ठीक है, सामान्यकरण। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये, मेरे कहने का मतलब ये किसने दिए हैं? बोलो मैंने कहा हर्बर्ट स्पेंसर ने। सॉरी, हर्बर्ट आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा किसने दिए? बोलो स्पेंसर, ठीक है, स्पेंसर ने दिए है। फिर क्या हुआ? आपसे मैं कह रहा हूं संशोधन, ठीक है, संशोधन करने वाला कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने संशोधन करके आप समय को 5 पद क्या कर दिए? पहला वही रखा प्रस्तावना, दूसरा आपसे मैं कह रहा हूं प्रस्तुतिकरण, तीसरा पद उन्होंने तुलना कर दिया। क्लियर? और आपसे मैं को व्यवस्था को किस में ऐड कर दिया? इसी के अंदर ऐड कर दिया। क्लियर? उद्देश्य कथन तो बोलो पहले से इसमें बोलो आपसे मैं को ऐड था। क्लियर? और उसके बाद ये कौन कर रहा है? बोलो आपसे मैं करूं कौन कर रहा? हर्बर्ट स्पेंसर। और फिर वही बोलो आपसे मैं को सामान्यकरण, और फिर लास्ट वाला इन्होंने क्या कर दिया? अनुप्रयोग या प्रयोग। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है ये 5 पद, और इसी को क्या नाम दे दिया? बोलो आपसे मैं को पंच पदीय आपसे मैं को योजना। और आपसे मैं को इन तीनों ने कहा ये हम हमारे सर के नाम पे देंगे, हर्बर्ट की पंचपदी योजना। तो यहाँ पर जब हमने इस लॉजिक को जाना तो हमें पता चला कि वास्तव में पाठ की जो पंचपदी योजना है वो हर्बर्ट ने नहीं दी है, हर्बर्ट के 3 शिष्यों ने दी है। उन्होंने अपने सर का सम्मान करने के लिए सर के नाम पर इसका नाम रख दिया है। बोलो बात समझ में? तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे इस कहानी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप आपको सेकंड फंडा भी समझ में आया होगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं बोलो शिक्षण विधियां, ठीक है।
शिक्षण विधियाँ। अब मैंने कहा मोस्ट ऑफ आपसे में शिक्षण विधियाँ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा एक है आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि मैंने कहा एक होती है निगमन विधि, ठीक है। बोलो मैंने कहा निगमन विधि, क्लियर। इसी तरह से एक होती है विश्लेषण विधि, आपसे मैं कह रहा हूँ एक होती है संश्लेषण विधि, ठीक है। क्या होती है बोलो, संश्लेषण विधि होती है। इसी तरह से मैंने कहा व्याख्यान विधि, बोलो आपसे मैं कहूँ व्याख्यान विधि। बोलो प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोग मैंने कहा प्रदर्शन विधि। इसी तरह से मैंने कहा नंबर 7 आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो प्रोजेक्ट, आपसे मैं कहूँ या परियोजना विधि, बोलो परियोजना विधि, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा यहाँ पर अनुसंधान विधि, आपसे मैं कहूँ अनुसंधान विधि, या इसी को बोलते हैं अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि। बोलो बात समझ में आए, ओके। इसी आपसे मैं कहूँ अनुसंधान विधि या अन्वेषण विधि। इसी तरह से समस्या, आपसे मैं कहूँ समाधान विधि, क्लियर। समस्या समाधान विधि, ये कुछ पॉपुलर मेथड्स हैं जो मैं अभी आपको तैयार करा दूंगा। मेरे कहने का मतलब एक कंफ्यूजिंग आपके नहीं रहेगी। तो आपसे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले दो को निपटाते हैं। एक बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आगमन मैंने कहा विधि, ठीक है, और मैंने कहा एक निगमन विधि, क्लियर। अब आपसे मैंने कहा स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं एक ही ट्रिक एक ही लॉजिक बताता हूं, अगर वो याद है आपका कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वो ट्रिक मैं आगमन विधि की बता रहा हूं, ठीक है। आप जानते हो आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे की क्या होती है, उल्टी होती है। क्या कोटेशन लिख रहा हूं, मैंने कहा ज्ञात, ठीक है। एक बालक है, छोटा बालक है, जो कुछ उदाहरणों के साथ बोलो अपने आपके सामने आ रहा है। तो ज्ञात मैंने कहा सरल, बोलो आपसे मैं कहूँ विशिष्ट, बोलो आपसे मैं कहूँ स्थूल, उदाहरणों, आपसे मैं करूँ उदाहरणों, बोलो के साथ, आपसे मैं साथ, छोटे मैंने कहा छोटे, पूर्ण आपसे मैं कहूँ बालक, ठीक है। छोटे पूर्ण बालक का बोलो मैंने कहा आगमन हुआ, ठीक है। आपसे मैं कहूँ ये मैंने एक ट्रिक लिखी है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस पता है तो सारा काम हो जाएगा। यानी आगमन विधि के अंदर क्या होता है, बोलो ज्ञात से अज्ञात, बात समझ में आए। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए। दूसरा मैंने कहा बोलो क्या होता है, सरल से जटिल, बोलो आपसे क्या होता है, सरल से जटिल। तीसरा मैंने कहा बोलो आपसे मैं कहूँ विशिष्ट से सामान्य, बोलो विशिष्ट से सामान्य। उसके बाद मैंने कहा स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, बात समझ में आए। इसी तरह से मैंने कहा उदाहरण, आपसे मैं कह रहा हूँ से नियम, उदाहरण से नियम, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा बोलो किसके लिए आगमन विधि, छोटे आपसे मैं करूँ बालकों, छोटे बच्चों आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो के लिए, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा पूर्ण से अंश, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा पूर्ण से अंश, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा ये कैसी होती है, बालक केंद्रित, बोलो कैसी होती है, बालक केंद्रित, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा आज से विधि दी किसने है, अरस्तु ने। प्रतिपादक कौन है, अरस्तु। और मैंने कहा नंबर 10 सारी बातें किसके लिए है, आगमन विधि। आपने देखा मैंने इससे रिलेटेड 10 पॉइंट्स को एक ही ट्रिक में डाल दिया है। अगर ये याद रहेगा, बार बार आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ज्ञात सरल विशिष्ट स्थूल उदाहरणों के साथ छोटे पूर्ण बालक का आगमन हुआ, तो कभी एग्जाम में निगमन का क्वेश्चन आ जाए, आगमन का आ जाए, सभी कॉन्फिडेंटल कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है आपको सेलेक्ट होना है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में आपको फटाफट क्वेश्चन करना है, तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए। बिकॉज एग्जाम में क्या आता है, कौन सा आगमन के लिए सही है, कौन सा निगमन के लिए सही है, बोलो ज्ञात से अज्ञात क्या होता है, आगमन निगमन। तो आपसे मैं कहूँ आप कितना भी समझ लो, आपको
आपको अगर आपके पास कुछ बैकअप लॉजिक ट्रिक नहीं है तो वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रिक बनाई कि अगर आगमन तैयार हो गई तो निगमन तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात हो जाएगा, जटिल से सरल हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल हो जाएगा, नियम से उदाहरण हो जाएगा, बड़े बच्चों के लिए हो जाएगा, अंश से पूर्ण के लिए हो जाएगा, शिक्षक केंद्रिक हो जाएगा, और निगमन विधि आपसे में अरस्तु और प्लेटो। ओके तो आपसे दो विधियां मैंने बता दी है। उसके बाद आते हैं फिर आपसे मैं कहूँ तीसरी और फोर्थ, एक मैंने कहा विश्लेषण विधि आपसे मैं कह रहा हूं, और एक संश्लेषण विधि। अक्सर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है उसके अंदर इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो आगमन निगमन तो चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका सेकंड ग्रेड में बोलो, आपसे मेरिट में आपका कोई सा भी हो, सब जगह आपका क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन ज़्यादातर मैथ्स में आता है, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ है आपसे मैं कह रहा हूँ विश्लेषण विधि, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, और एक तरफ है संश्लेषण विधि। ठीक है, संश्लेषण आपसे मैं कहूँ विधि पढ़ते हैं। बोलो इसका पोस्टमार्टम, मैंने कहा विश्लेषण विधि, नाम से पता चल रहा है कोई भी आपकी जटिल समस्या होगी उसको छोटे छोटे भागों में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो आपसे छोटे छोटे आपसे मैं कहूँ भागों में, छोटे छोटे भागों में आपसे मैं तोड़कर, बोलो आपसे प्रत्येक भाग आपसे मैं कह रहा हूँ को हल कर आपसे मैं को समस्या बोलो का समाधान, ठीक है, समाधान निकालना आपसे मैं कह रहा हूँ ये किस में होता है, बोलो विश्लेषण विधि में होता है। और एक्चुअली जो संश्लेषण विधि होती है वो विश्लेषण विधि के बाद ही जन्म लेती है। यानी आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि बोलो आपसे मैं छोटे छोटे आपसे मैं कह रहा हूँ भागों, ठीक है, भागों को आपसे मैं को जोड़कर आपसे मैं को या एकत्रित आपसे मैं को करके, बोलो मैंने कहा एकत्रित करके आपसे मैं को मैंने कहा बोलो एकत्रित करके निष्कर्ष निकालना। ठीक है, बोलो ये किस में होता है, बोलो संश्लेषण विधि में होता है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है विश्लेषण विधि के अंदर बोलो आपसे मैं को बालक की मानसिक शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। बोलो आपसे इससे मैंने कहा बालक की मानसिक शक्तियों आपसे मानसिक शक्तियों बोलो का विकास आपसे में को होता है। ठीक है, जबकि मैंने कहा इससे बोलो बालक आपसे में को बालक की मानसिक शक्तियों बोलो मानसिक मैंने कहा शक्तियों बोलो का मैंने कहा विकास नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अगर आप उस तरह से करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इसमें रटने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब आपसे मेरे को तीसरी चीज आपसे मेरे को यहाँ पर शिक्षण सूत्र। क्लियर? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है विश्लेषण विधि के क्या सूत्र होते हैं, और इधर भी सूत्र की बात करता हूँ। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है इसमें पहला सूत्र है आपसे मेरे को प्रमाण बोलो मैंने कहा से प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रमाण से प्रत्यक्ष, तो इधर तो उल्टी है ये, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो प्रत्यक्ष से प्रमाण। बात समझ में आए, बोलो ओके। दूसरा मैंने कहा बोलो निष्कर्ष आपसे मैं कह रहा हूं निष्कर्ष से बोलो मैंने कहा परिकल्पना। ठीक है, निष्कर्ष से क्या बोलो परिकल्पना, और इसमें क्या होगा बोलो परिकल्पना से मैंने कहा क्या बोलो निष्कर्ष। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा ये क्या होती है, बोलो अज्ञात से ज्ञात, और आपसे मैं कहूँ ये क्या होती है, बोलो ज्ञात से अज्ञात। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो। अब मैंने कहा ये तो चीज़ें किताबों में लिखी होती है, हम भूल जाते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी जो आज स्टडी कराने का तरीका है वो आपसे मैं कहूँ जो बुक्स में लिखा हुआ उससे एक स्टेप आगे रहता है, क्योंकि अगर यही मुझे बताना होता तो आपसे मैं करूँ इसमें क्या नया है, ये तो किताबों में लिखा होता है। आपको हमेशा कैसे याद रहेगा वो तरीके मैं बता रहा हूँ। देखो सुनो, मैंने कहा आपने
कभी 90s की 80-90s की मूवियाँ देखी होगी जहाँ पर वास्तव में बोलो आपसे हीरो के साथ साथ एक विलन भी हुआ करता था। बोलो क्या हुआ करता था? विलन, जिसका रोल भी बराबर हुआ करता था। और आपसे मेरे को पुरानी जो फिल्में होती थी उसमें कोई विलन होता था, अगर उसको कोई लड़की पसंद आ गई आपसे मैं कहूँ तो वो आपसे उसको मनाने की कोशिश नहीं करता था, डायरेक्ट अपने बोलो आपसे मैं कहूँ जो भी बोलो गुंडे रख रखे होते उनको बोलता कि बोलो जाओ उसको उठा के लेके आ जाओ। बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ऐसे एक विलन होता है जिसको एक प्रेमा नाम की लड़की से बोलो प्यार हो जाता है। बात समझ में? प्रेमा को पता ही नहीं है कि बोलो विलन को उससे प्यार हो गया है, बस उस विलन को प्यार हो गया है। विलन ने अपने गुंडों को बोला कि जाओ प्रेमा को उठा के लेके आ जाओ, जाओ बसंती को उठा के लेके आ जाओ। नहीं, क्या बोला? जाओ प्रेमा को उठा के लेके आ जाओ। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ गुंडे जाते हैं प्रेमा को लेने के लिए, लेकिन वहां तो आपको पता है 90s की मूवी में हीरो होता है और हीरो क्या करता? गुंडों को भगा देता है। बात समझ में? वो गुंडे विलन के पास वापस आते हैं और वो आकर के अपने बोलो विलन को क्या बोलते हैं? बोलो अपने बॉस को क्या बोलते हैं? विलन को क्या बोलते हैं कि बोलो आपसे मेरे को प्रेमा नहीं आई। क्या बोलते हैं? बोलो बसंती नहीं आई। क्या बोलते हैं? प्रेमा नहीं आई। बोलो बात समझ में? प्रेमा नहीं आई। इसका मतलब हुआ कि विलन से तो कौन सी विधि की बात हो गई? विश्लेषण विधि। और मैंने कहा प्रेमा नहीं आई, इसका मतलब 3 सूत्र कौन से हो गए? पहला प्रेमा से क्या हो गया? प्रमाण से मैंने कहा प्रत्यक्ष। क्लियर? दूसरा नहीं आई, इसका मतलब निष्कर्ष से क्या हो गया? परिकल्पना। ठीक है? और मैंने कहा नहीं आई यानी आज से अज्ञात से क्या हो गया? ज्ञात हो गया। अगर आपको याद होगा इस तरह से कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके माइंड में मैंने एक लॉजिक बना दिया। कितने मेथड पढ़ा चुका हूं? बोलो 4 मेथड पढ़ा चुका हूं। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 मैंने कहा व्याख्यान विधि। आपसे मैं कहूँ व्याख्यान विधि, आपको इसके लिए क्या बातें पता होनी चाहिए? एक तो ये प्राचीन विधि है, आपसे मैं कह रहा हूँ ये पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है। बोलो क्या है? शिक्षक क्या है? बोलो केंद्रित। बात समझ में आए? मतलब एक टीचर बोलो आपसे लेक्चर देता रहता। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ ना बोर्ड को यूज करता है, ना कोई एक्सपेरिमेंट करता है, ना कोई चित्र बनाता है, ओनली फॉर लेक्चर मेथड। बोलो बात समझ में? तो उसको बोलते हैं व्याख्यान विधि। ये मैंने कहा उच्चतर आपसे मैं करूं कक्षाओं, ठीक है, कक्षाओं के लिए उपयोगी। बात समझ में आए? बोलो जो प्रोफेशनली बड़े हायर क्लासेज होती है उसमें तो बोलो प्रोफेसर आता है अपनी स्पीच दे के चला जाता है, किसी को समझ में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको बोलते हैं व्याख्यान विधि। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं, मैंने कहा प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है? बोलो प्रयोग प्रदर्शन विधि। बोलो आपसे मैं कहूँ तो इसमें आपको क्या बातें पता होनी चाहिए? नंबर 1, पहले तो प्रयोग प्रदर्शन विधि व्याख्यान विधि प्लस प्रयोगशाला विधि। आपसे मैं कह रहा हूं विधि। ठीक है? दोनों का सम्मिलित रूप है। बात समझ में? जिसमें टीचर लेक्चर भी देता है और साथ में प्रेजेंटेशन भी करता है, मतलब कुछ ना कुछ उपकरण भी बताता है। तो इसका मतलब हुआ इसमें तो फिर आपसे मैं कहूँ शिक्षक, ठीक है, एंड छात्र दोनों ही क्या हुए? बोलो सक्रिय। ठीक है? और जब छात्र सक्रिय रहते हैं तो ही वो विधि बोलो मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि बनती है। क्लियर? और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बोलो आपसे मैं करूँ इसमें शिक्षक और छात्र क्या आएगा? दोनों सक्रिय। तो ये है आपसे मैं देखो, सुनो और सीखो। ठीक है? बोलो आपसे मैं कहूँ के सिद्धांत बोलो पर आपसे मैं कहूँ आधारित है। ठीक है? पर क्या है? आधारित है। क्लियर? आई होप आपको ये भी समझ में आई होगी। उसके बाद नंबर 7 की बात करूँ। नंबर 7 मैंने लिखा प्रयोजना विधि। आपसे मैं कह रहा हूँ जिसको हम प्रोजेक्ट विधि, आपसे मैं कहूँ प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रतिपादक कौन है। ठीक है? प्रतिपादक कौन है? तो मैंने कहा कौन है? बोलो किल पैट्रिक। बोलो कौन है? बोलो किल पैट्रिक। बात समझ? कौन है? बोलो किल
पैट्रिक है। क्लियर, किल पैट्रिक आपसे मैं को जॉन डेवी आपसे मैं कह रहा हूं कि बोलो क्या थे, शिष्य। बोलो बात समझ में है। और मैंने कहा कैसे ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड आ जाए तो, और ज़्यादातर तो यही पूछते प्रतिपादक कौन है। तो मैंने कहा लाइफ में आप इतने बड़े हो गए हो, जब भी आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आता है तो आपका पहला क्वेश्चन होता है क्या प्रोजेक्ट है। बोलो क्या आता है, क्या प्रोजेक्ट है। इसका मतलब प्रोजेक्ट मेथड का बोलो क्या प्रोजेक्ट है, यानी बोलो प्रतिपादक कौन होगा, किल पैट्रिक। इस ट्रिक से आप इसका प्रतिपादक ध्यान रख सकते हो। क्लियर। फिर मैंने कहा आपसे मेरे को इस विधि का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रयोजना विधि का उद्देश्य बोलो आपसे मेरे को बालकों में, ठीक है, बालकों में मैंने कहा सामाजिकता, ठीक है। बोलो आपसे मैं सामाजिक गुण, बोलो मैंने कहा सामाजिक बोलो गुण आपसे मैं कह रहा हूँ, एंड सहकारिता आपसे मैं कह रहा हूँ गुण, ठीक है, को बोलो विकसित करना, ठीक है। क्योंकि बच्चा 4-5 जने मिल करके प्रोजेक्ट करेंगे तो आपसे मैं कह उनमें सामाजिकता का भी गुण आएगा और मिलजुल के काम करने का भी गुण आएगा। बात समझ में आए, बोलो आपसे मैं करूँ, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने कहा अन्वेषण विधि, ठीक है। बोलो अन्वेषण विधि आपसे मैं कह रहा हूं, या इसी को बोलते हैं अनुसंधान विधि, आपसे मैं को इसी को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, आपसे मैं को ह्यूरिस्टिक बोलो विधि, इसी को बोलते हैं बोलो खोज विधि। बात समझ में एक ही बात है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रतिपादक। क्लियर, आपको पूछा जाए प्रतिपादक तो आपको पता होना चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग इसका प्रतिपादक है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ अनुसंधान बोलो अन्वेषण से आर्मस्ट्रॉन्ग पता चल रहा है। क्लियर, आपसे मैं करूँ ह्यूरिस्टिक जो है मैंने कहा ह्यूरिस्टिक बोलो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं बोलो खोज करता हूँ। आपसे मैं कह रहा हूँ आई डिस्कवर। बोलो बात समझ में, ये भी एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर। और मैंने कहा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मेरे कहने का मतलब है बोलो आपसे बालक को जितना हो जाए बोलो कम बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने का अवसर दिया जाए। तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये बोलो बालक को आपसे में को खोजी बोलो की तरह आपसे में को तरह देखता है। ठीक है, बोलो ये विधि जो है बालक को किसकी तरह देखती है, खोजी की तरह। अर्थात आपसे में को अर्थात बालक में बोलो बालक में मैंने कहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपसे मैं कह रहा हूँ वैज्ञानिक बोलो मैंने कहा दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण आपसे मैं करूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलो विकसित आपसे मैं करूँ विकसित करने बोलो का उद्देश्य बोलो आपसे मैं कहूँ इसका होता है। आई होप ये भी बात समझ में आई होगी। उसके बाद मैंने कहा समस्या बोलो आपसे मैं कहूँ समाधान मेथड। ठीक है, समस्या समाधान विधि आपको पता होना चाहिए। इस विधि का प्रतिपादक जो होता है वो आपसे मैं कह रहा हूँ कौन होता है, बोलो मैंने कहा थॉमस एंड सुकरात। क्लियर, बोलो आपसे मैं कहूँ थॉमस एंड सुकरात है। और मैंने कहा इसमें क्या होता है एक समस्या दी जाती है और बालकों से बोलो आपसे मैं करूँ वाद विवाद कराया जाता है और उसका समाधान निकाला जाता है। क्लियर, बोलो आपसे समस्या बोलो देखकर आपसे मैं कह रहा हूं बोलो समाधान निकलवाना। ठीक है, निकलवाना ये इसका उद्देश्य होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बोलो टीचिंग मेथड का तीसरा लॉजिक भी सिखा दिया आपसे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 4 फंडा आपको सिखाने जा रहा हूं, वो है बोलो मूल्यांकन। आपसे मैं कह रहा हूं कि तकनीकी गुण, आपसे मैं कहूँ तकनीकी गुण। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हो। और आपसे बहुत ईजी है फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बस 10 मिनट मुझे सुनना, आपका ऐसा फंडा क्लियर करूँगा कि कभी गलत नहीं होगा। मैंने कहा तकनीकी गुण कौन से होते, पहला लिख देते हैं। एक होता है व्यापकता। ठीक है, पहला क्या लिखा है, व्यापकता। दूसरा क्या होता है, वस्तुनिष्ठता। क्या होता है, बोलो वस्तुनिष्ठता। क्लियर, वस्तुनिष्ठता। और मैंने कहा तीसरा क्या होता है, विश्वसनीयता। बोलो विश्वसनीयता।
वेदता, आपसे मैं करूँ वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, मैंने लिखा यहाँ पर विभेदीकरण, विभेदन, विभेदनी, आपसे डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन, विभेदीकरण, आपसे मैं कहूँ विभेदीकरण, क्लियर। और मैंने कहा नंबर 5 वेदता, ठीक है, यानी वैलिडिटी, और एक होता है मानकीकृत। एक एक को अच्छे से समझना। मेरे कहने का मतलब ये 6 मूल्यांकन के तकनीकी गुण हैं। पहला है व्यापकता। क्या मतलब होता है? मेरे कहने का मतलब है कि व्यापकता का मतलब, चूंकि हम मूल्यांकन के तकनीकी गुण देख रहे हैं और हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, एजुकेशन पेडागोजी के अंदर बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ हर एग्जाम्पल बोलो रिलेटेड टू एजुकेशन होगा, रिलेटेड टू बोलो स्टडी होगा, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बोलो प्रश्न पत्र हमें बनाना है, और आपसे मैं करूं अगर उस प्रश्न पत्र के अंदर व्यापकता का गुण कब रहेगा? जब उस प्रश्न पत्र बोलो जिस पाठ्यक्रम का बनाना, उस पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक के प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है, तो इसका मतलब व्यापकता का गुण होगा। व्यापकता क्या होता है बोलो? मैंने कहा कभी कोई प्रश्न पत्र बोलो आपसे मेरे को पाठ्यक्रम के सभी टॉपिकों के प्रश्न लेकर बनाया गया है, तो उसमें कौन सा गुण होगा? व्यापकता का, क्लियर। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? मैंने कहा अगर एक बालक ने एक एग्जाम दिया, क्लियर, एक एग्जाम दिया, अब उसके सपोज 80% मार्क्स आए, अब आपसे मेरे को उसके उस रिजल्ट बोलो कॉपी को कोई 2 टीचर दूसरे चेक करे तो भी 80% आता है, तो क्या होगा बोलो? वस्तुनिष्ठता। यानी किसी विद्यार्थी द्वारा कोई परीक्षा देने पर उसके रिजल्ट को अलग अलग अध्यापक द्वारा चेक करने पर भी उसके अंकों में परिवर्तन नहीं आता हो, तो वस्तुनिष्ठता का गुण होगा। अब क्या होता है एग्जाम में आपको 2 तरीके से पूछे जाते हैं। आपको कहा जाए कि एक स्टूडेंट ने एक एग्जाम दिया जिसको बोलो एक टीचर ने चेक किया तो उसके 80% आए, और आपसे दूसरे टीचर ने चेक किया तो उसके 70% आए। बताओ उस प्रश्न पत्र में किस गुण का अभाव है? वस्तुनिष्ठता का। आई होप मेरी बात समझ में आएगी। विश्वसनीयता को समझना, इन 2 में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। विश्वसनीयता क्या होता है? एक स्टूडेंट ने एक एग्जाम दिया, उसके 80% मार्क्स आए, आपसे मैं करूं उसी के जैसा एक सप्ताह बाद फिर एग्जाम दिया, ऑलमोस्ट 80% आए। बोलो आपसे मैं को 1 महीने बाद फिर एग्जाम दिया, ऑलमोस्ट 80% आए, तो उसमें कौन सा गुण हुआ? विश्वसनीयता का। इन दोनों में समझना अंतर। मेरे कहने का मतलब एक स्टूडेंट आज एक टेस्ट देता है और उसके 80% आते हैं, कल उससे फिर टेस्ट लिया जाता है, फिर भी 80% आते हैं, एक सप्ताह बाद फिर टेस्ट लिया जाता है, ऑलमोस्ट 80% आते हैं, तो कौन सा गुण हुआ बोलो? विश्वसनीयता का। वस्तुनिष्ठता कब होगा? जब मैंने कहा एक स्टूडेंट ने एक टेस्ट दिया और आपसे उस टेस्ट का रिजल्ट अलग अलग अध्यापक द्वारा चेक करने पर भी वही नंबर आए, तो वस्तुनिष्ठता का गुण होगा, क्लियर। फिर विभेदीकरण का मतलब समझना। मैंने कहा इन दोनों में आपको समझ में आना चाहिए। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रश्न पत्र में सभी लेवल के प्रश्नों का समावेश किया गया हो, तो बोलो क्या कहलाएगा? गुण विभेदीकरण। मतलब आपसे मैं कहूं एक प्रश्न पत्र टीचर ने बनाया और आपसे मैं कहूं 100 क्वेश्चन, 100 के 100 इजी, तो बोलो इसमें कौन सा गुण नहीं होगा? बोलो विभेदीकरण का गुण नहीं होगा। एक प्रश्न पत्र बनाया और 100 के 100 प्रश्न ही टप दे दिए, तो कौन सा गुण नहीं होगा? विभेदीकरण का गुण नहीं होगा। विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रश्न पत्र बनाया, कुछ क्वेश्चन बोलो आपसे बहुत टॉप लेवल के होने चाहिए, कुछ क्वेश्चन एवरेज लेवल के होने चाहिए, कुछ लो से बिलो एवरेज होने चाहिए, यानी आपसे मैं कह रहा हूँ सभी तरह के प्रश्न पत्रों को सम्मिलित किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? विभेदीकरण। यानी व्यापकता क्या हुआ? एक प्रश्न पत्र बोलो जिस सब्जेक्ट का लिया जा रहा है उसके पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक के प्रश्नों का सम्मिलित होना व्यापकता होता है, सभी लेवल के प्रश्नों का सम्मिलित होना विभेदीकरण कहलाता है। वेदता, वेरी इंपॉर्टेंट, वैलिडिटी क्या होता है सुनो। मेरे कहने का मतलब है वैधता कब होगा? जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रश्न पत्र बनाया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, तो ही वो वैध होगा। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ सपोज दैट आप 2nd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, क्लियर, और आपका बोलो जो एक पेपर आया और वो 2nd ग्रेड के लेवल का ही था, तो बोलो आपका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। अब आपसे मैं कहूँ सपोज दैट पेपर ही नेट लेवल का दे दिया, तो आपसे मैं कह रहा हूं उसमें कौन सा गुण नहीं होगा? कभी भी वैधता। मतलब जिस उद्देश्य के लिए बोलो आपसे प्रश्न पत्र बनाया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज दैट आपसे में एक घड़ी है, बोलो बात से बहुत सुंदर है, बोलो आपसे मेरे को समय बताती है, क्या वो वैध होगी? क्या नहीं? बोलो वो सही समय बताएगी तो वैध होगी, क्योंकि घड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बताना नहीं है, सही समय बताना उद्देश्य है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी घड़ी बोलो
वैध कब होगी? जब वो सही समय बताएगी। सुंदर है, बोलो आपसे बड़ी है, आपसे मैं कह रहा हूं लोग देखे तो नजर नहीं हटती ऐसी है, लेकिन अगर वो समय भी बताती है लेकिन समय आगे या पीछे बताती है तो ये वाला गुण उसमें कभी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब वैधता का मतलब क्या होता है? जिस अभिष्ट उद्देश्य के लिए आपसे मैं करूं प्रश्न पत्र बनाया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और मानकीकृत का मतलब क्या होता है? अगर आप समय को किसी प्रश्न पत्र के अंदर मूल्यांकन के अधिकांश तकनीकी गुण को सम्मिलित किया जाता है तो वो पेपर मानकीकृत होता है, उसमें मानकीकृत का गुण होता है। आपने देखा होगा जो बोर्ड लेवल के एग्जाम पर होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर मूल्यांकन गुणों को सम्मिलित किया जाता, ब्लूप्रिंट पर आधारित होते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ का भी ध्यान रखा जाता है, विश्वसनीयता का ध्यान रखा जाता है, विभेदीकरण का ध्यान रखा जाता है, वैधता का ध्यान रखा जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको अगेन एक एक लाइन में बता देता हूँ। व्यापकता का मतलब क्या होता है? मैंने कहा अगर कोई प्रश्न पत्र किसी पाठ्यक्रम से बनाया जा रहा है तो अगर पाठ्यक्रम के सभी टॉपिकों के प्रश्नों को सम्मिलित किया है तो वो क्या होगा? व्यापकता। वस्तुनिष्ठता क्या होगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और उसके जो मार्क्स आए हैं वो एक से अधिक अध्यापक द्वारा चेक करने पर भी मार्क्स में परिवर्तन नहीं आता हो तो वो क्या होगा? वस्तुनिष्ठता होगा। क्लियर? और विश्वसनीयता मैंने बताया कि समान लेवल के एक से ज्यादा प्रश्न पत्र देने पर भी अगर किसी विद्यार्थी के समान अंक आते हैं तो उसमें कैसा गुण होगा? विश्वसनीयता का गुण होगा। और विभेदीकरण का मतलब समझ गए कि अगर प्रश्न पत्र के अंदर सभी लेवल के प्रतिभाशाली वाले के प्रश्न है, बोलो आपसे सर्जनशील वाले प्रश्न है, मतलब सभी लेवल के सभी विद्यार्थियों के प्रश्न हो तो वो क्या होगा? विभेदीकरण का गुण होगा। वैधता मतलब जिस अभिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो पूरा होना चाहिए। और अधिकांश तकनीकी गुण होंगे वो उसमें क्या होगा? मानकीकृत। आई होप आपको ये फिफ्थ फोर्थ लॉजिक भी समझ में आया होगा। क्लियर? अब आपसे मैं को फिफ्थ लॉजिक सिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण। आपसे मैं कह रहा हूं समझना, ओके। फिर मैंने कहा एक निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण, और एक मैंने कहा उपचारात्मक परीक्षण, ठीक है। उपचारात्मक परीक्षण मैं क्या बता रहा हूं? बहुत स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट, आपसे मैं कह रहा हूं रात दिन पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर इनको समझोगे नहीं तो एग्जाम में क्या होगा? गलत होगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से फंडा क्लियर करता हूं। क्या होता है उपलब्धि परीक्षण? क्लियर? समझना। मेरे कहने का मतलब है एक टीचर ने कुछ सिखाया, सिखाने के बाद वो चेक करना चाहता है कि मैंने जो चीज सिखाई है वो स्टूडेंट ने कितनी सीखी है, कितनी मात्रा में सीखी है। उसके लिए जो वो परीक्षण करता है उसी को क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, जो कि मानकीकृत भी हो सकता है और प्रमाणीकृत भी हो सकता है और अप्रमाणीकृत भी हो सकता है। बोलो आपसे में कोई स्टैंडर्ड भी हो सकता है, एक स्कूल लेवल पे भी हो सकता है, बोर्ड लेवल पे भी हो सकता है। क्लियर? तो मैंने कहा सीखे, आपसे मैं कहूँ सिखाए, मैंने कहा सिखाए, बोलो हुए, आपसे मैं को ज्ञान, बोलो का, बोलो परीक्षण। क्या कहलाता है? बोलो उपलब्धि परीक्षण। बात समझ में आए? सपोजेड एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं। कितने हैं? बोलो 40 बच्चे हैं, और मैंने कुछ 1 घंटा सिखाया। मेरी बात को समझना। और मैंने कहा कि कल आप अच्छे से पढ़ के आना, मैं एक टेस्ट लूंगा। क्लियर? और मैंने टेस्ट लिया। मेरी बात को समझना, मैंने टेस्ट लिया, वो क्या है? बोलो उपलब्धि परीक्षण है। अब आपसे मैंने क्या देखा कि 5 बच्चे ऐसे मिले जिनका बोलो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, जिन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी है। तो आपसे मैं कह रहा हूं इस उपलब्धि परीक्षण से क्या निकलता है? बोलो मैंने कहा समस्यात्मक, बोलो आपसे मैं कहूं बालक निकलते हैं। क्या निकलते हैं? समस्यात्मक बालक निकलते हैं। बोलो बात समझ में? आपसे मैं कहूं समस्यात्मक बालक निकलेंगे तो ही निदानात्मक और उपचारात्मक पे जाएंगे। अगर मैंने 40 बच्चों को टेस्ट लिया, लगभग सब ने अच्छा परफॉर्म किया, तो इसका मतलब हुआ मेरा उपलब्धि परीक्षण बिल्कुल सही गया है, कोई समस्यात्मक बालक नहीं आया है, मुझे किसी तरह का कोई निदानात्मक परीक्षण नहीं करना है, मुझे किसी तरह का कोई उपचारात्मक परीक्षण नहीं करना। इसका मतलब हुआ कि बोलो आपसे सबसे मुख्य परीक्षण तो उपलब्धि परीक्षण ही होता है। अभी आपसे मैं करूं, आपने देखा होगा क्वेश्चन आया था, सबसे मुख्य परीक्षण कौन सा होता है? हमेशा उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण करोगे तो
तो ही इन दोनों की बात आएगी। बोलो आपसे मैं कहूँ अगर समस्यात्मक बालक आएंगे तो निदानात्मक उपचारात्मक करेंगे। सपोज दैट हमने, चूंकि हमें निदानात्मक उपचारात्मक समझना है, इसलिए हमने देखा कुछ बालक ऐसे निकले जिनको अभी भी समझ में नहीं आया। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ हमें क्या करना पड़ेगा? निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा। निदानात्मक परीक्षण में क्या करते हैं? बोलो आपसे मैं कहूँ समस्यात्मक, आपसे मैं कहूँ बालकों के समस्या का कारण पता करना। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है एक्चुअली निदानात्मक परीक्षण का मतलब ही डायग्नोस है। बात समझ में आए? बोलो। मेरे कहने का मतलब है कि समस्यात्मक बालक तो हमें पता चल गए, अब किस बालक की एक्चुअली समस्या का कारण क्या है वो पता करना क्या है? निदानात्मक। सपोज दैट आपने समस्याओं का कारण पता लगा लिया, फिर उन समस्याओं के अकॉर्डिंग उनका क्या करना पड़ता है? उपचारात्मक। मैंने कहा समस्याओं बोलो के कारणों, आपसे मैं कह रहा हूं का निर्वारण, बोलो निर्वारण करना, बोलो आपसे मेरे को क्या कहलाता है? उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। इसका मतलब ही हुआ कभी भी आपको पूछा जाए आपसे मेरे को सबसे पहले क्या कराना पड़ता है? कुछ सिखाना पड़ता है, फिर क्या कराना पड़ता है? उपलब्धि परीक्षण कराना पड़ता है। उपलब्धि परीक्षण कराने के बाद अगर कुछ समस्यात्मक बालक आते हैं तो उनका निदानात्मक परीक्षण करना पड़ता है और उसके बाद उनका उपचारात्मक परीक्षण करना पड़ता है और फिर उन्हें वापस सिखाना पड़ता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको 5 टीचिंग मेथड के ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और मैंने देखा है कि इनमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बोला आपसे चाहे वो आगमन निगमन हो, चाहे वो संश्लेषण विश्लेषण हो, चाहे आपसे BS ब्लूम के ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक की स्टेप हो, चाहे आपसे मैं करूँ आपका जो हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना की स्टेप्स हो, चाहे तकनीकी गुण हो, बोलो आपसे मैं कहूँ वस्तुनिष्ठता हो, विश्वसनीयता हो, मूल्यांकन, बोलो आपसे के तकनीकी गुण हो या फिर ये तीनों शब्द हो। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि सर हमें बहुत अच्छा लगा, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि सर हमें ये हमारा एक और कंटेंट है जो हमें क्लियर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो वो भी मैं आपको कल करवा दूंगा। आई होप आपसे मेरे को समझ में आया होगा। क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट।